हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आरडी क्लासेस। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। और जैसा कि हम लोग क्लास 12th फिजिक्स पढ़ रहे हैं और पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर आवेश जो है किसी समतल पे एक समान रूप से वितरित किया गया हो, यानी कि किसी समतल लंबाई वाले चीज़ पे अगर एक समान रूप से वितरित किया गया हो तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, यानी उसके चारों तरफ जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो क्या होगी। और हम लोगों ने पढ़ा था कि यदि आवेश को किसी पृष्ठ पे, किसी समतल यानी कि किसी प्लेट पे समझ लीजिए, किसी पृष्ठ पे अगर हम एक समान रूप से वितरित कर देते हैं तो वहाँ पे जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो क्या होगी। तो उसको हम लोगों ने निकाला था, E बराबर होता है सिग्मा बटे 2ε0। ये हम लोगों ने निकाला था किसके लिए, जब आवेश जो है आपका किसी पृष्ठ पे समान रूप से वितरित होगा। तो हमको मिला था कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर सिग्मा बटे 2ε0। अब आज हम बात करने वाले हैं, अभी तक हमने सिर्फ सिंगल प्लेट के लिए पढ़ा था, लेकिन आज यदि हम दो प्लेट ले लें, यानी दो ऐसी प्लेटें ले लें जिनका पृष्ठ घनत्व जो है समान हो लेकिन विपरीत आवेश की हो, तो उनके बीच और उनके बाहर, यानी कि दोनों प्लेटों के बीच में और दोनों प्लेटों के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। अब जैसे यहाँ पे हमने ले लिया है आपका दो प्लेट, एक है आपका प्लेट ए, ये आपका प्लेट ए है, और ये हमने ले लिया प्लेट बी। ठीक है, यहाँ पे हमने दो प्लेट ले लिया है, दोनों के पृष्ठ घनत्व जो है समान है, यानी कि दोनों के पृष्ठ घनत्व सिग्मा है। पृष्ठ घनत्व के बारे में जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि पृष्ठ घनत्व क्या होता है। पृष्ठ घनत्व का मतलब होता है कि किसी भी समतल पे, यानी कि किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पे जो आवेश वितरित होते हैं उसी को आवेश का पृष्ठ घनत्व कहा जाता है। और पृष्ठ घनत्व को सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, और सिग्मा बराबर होता है Q बटे A। ठीक है, तो अब मान लेते हैं कि ये हमारी जो प्लेट है वो धनावेशित है, यानी कि प्लेट A को हमने धनावेशित कर रखा है, और जो हमारी प्लेट बी है इसको हमने क्या किया है, ऋणावेशित कर रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने दो प्लेट ली हैं, प्लेट ए और प्लेट बी, जिनका जो है पृष्ठ घनत्व तो दोनों का सेम है, सिग्मा है, और प्लेट ए को हमने धनावेशित कर रखा है, प्लेट बी को हमने ऋणावेशित कर रखा है। अब देखिए, अब इन दोनों प्लेटों से यहाँ पे तीन क्षेत्र बन रहे हैं। ये आपका P1 क्षेत्र हो गया, ये P2 क्षेत्र हो गया, और ये P3, यानी कि एक प्लेट ए के बाहर, P2 जो है आपका ए और बी के बीच में, और P3 जो है P के बाहर है। ठीक है, अब देखिए, अब चूंकि ये दोनों जो है प्लेटें जो है आवेशित हैं, तो दोनों के कारण कुछ वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो यहाँ पे पृष्ठ ए के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, तो मान लेते हैं कि पृष्ठ ए के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता EA है। तो E देखिए, E बराबर हमने क्या पढ़ा है, यानी कि अगर किसी पृष्ठ पे आवेश जो है समान रूप से वितरित है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है सिग्मा बटे 2ε0, सिग्मा बटे 2ε0। इसी तरह से दूसरे पृष्ठ पे आ जाइए, पृष्ठ बी के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो ये आपका हो जाएगा EB मान लेते हैं, तो EB बराबर हो जाएगा सिग्मा बटे 2ε0। ठीक है, अब देखिए, ये तो हमने निकाल दिया EA और EB। अब हम बात करते हैं, चूंकि जो आपका वैद्युत क्षेत्र होता है वो एक सदिश राशि है, जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो एक सदिश राशि है,
तो उसकी दिशा भी तो कुछ होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमको दिशा भी बतानी होगी कि दिशा क्या होगी। अब अगर हम प्लेट ए को लेते हैं और प्लेट बी को ढक लेते हैं, अब चूंकि प्लेट ए आपका जो है धन आवेशित है, ठीक है, तो जो आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी उसकी दिशा क्या होगी, तो उसकी जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होती है कि जो आपकी रेखाएं निकलती हैं, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं जो निकलती हैं उसी की दिशा में आपका वैद्युत क्षेत्र होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। तो आपको पता होगा कि किसी पृष्ठ पे जो आवेश होता है, जो रेखाएं होती है हमेशा उसके लंबवत निकलती हैं। तो यहाँ पे देखिए अगर धन आवेश है, ये पृष्ठ आपका धन आवेश है, तो यहाँ से इसको तो रोक हमने ढक लिया है, इसको मान के चल रहे हैं, तो यहाँ पे धन आवेश है तो हमेशा जो होगा ये ऐसे लंबवत निकलेंगी, इस साइड भी इस तरफ भी, और अगर पीछे की तरफ आएंगे तो पीछे की तरफ भी आपका ये जो होगा आपका लंबवत, यानी ये हो जाएगा आपका पृष्ठ ए के कारण जो है वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर भी लंबवत होगी और इधर भी, और इसी तरह से आपके P3 में भी ऐसे लंबवत होगा, ठीक है ना। यानी कि P1 में दिशा इधर है, P2 में इधर है और P3 में इधर है। अब ये रहा आपका जो पृष्ठ ए है उसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा। अब पृष्ठ बी पे बात करते हैं, तो अगर इसको हम ढक लेते हैं, ठीक है, इसको ढक लेते हैं, तो अब देखिए चूंकि ये ऋण आवेशित है, पीछे आप लोगों ने पढ़ा होगा, जैसा कि पीछे पढ़ा होगा कि अगर कोई भी जो वैद्युत क्षेत्र रेखा है वो हमेशा धन से निकलती हैं और ऋण में जाके समाहित होती हैं, तो धन से वो हमेशा ऐसे लंबवत निकलती हैं, देखिए ऐसे लंबवत निकलेंगी। तो यहाँ पे देखिए लंबवत धन से निकाला गया ना, निकला है धन से। लेकिन अगर ऋण आवेश है तो उसमें आके वो समाप्त होती हैं और लंबवत आती हैं, इसी तरह से ऐसे लंबवत आएंगी। यानी कि ये वाली जो हमारी प्लेट है वो ऋणावेशित है, तो इसलिए इसमें जो है आवेश इंट्री करा, यानी कि इसमें जो है जो क्षेत्र रेखाएं हैं वो अंदर की तरफ होंगी, तो इसकी दिशा क्या हो जाएगी, ये जो हो जाएगी आपकी इसकी दिशा हो जाएगी। यानी कि ये हो गया आपका वेक्टर ई बी, फिर इधर से अंदर की तरफ आएगी तो यहाँ भी हो जाएगा आपका वेक्टर ई बी, फिर इसी तरह से यहाँ से अंदर जाएगी तो यहाँ भी आपका हो जाएगा वेक्टर ई बी, ठीक है। ये हो गई आपकी दिशा, निकल गई ए के कारण, और बी के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा है वो आपकी यहाँ निकल गई। अब देखिए, अब दोनों पृष्ठों के बीच जो कुल वैद्युत क्षेत्र होगा वो कितना होगा। देखिए पहले पृष्ठ के कारण इतना है और दूसरे पे यानी कि पृष्ठ ए के कारण इतना है और पृष्ठ बी के कारण जो है यहाँ पे निकल गया। अब दोनों पृष्ठों के बीच कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो मान लेते हैं कि ये आपका जो है दोनों पृष्ठों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई है, और ये दोनों पृष्ठों के बीच का मतलब हो गया भाग P2 में, यानी कि क्षेत्र P2 में, ठीक है। तो E बराबर क्या हो जाएगा, ई ए प्लस ई बी। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं, देखिए दोनों की दिशा समान है, जो ई ए की दिशा है वही ई बी की भी दिशा है, तो इसलिए यहाँ पे हम इन दोनों को जोड़ देंगे, यानी हो जाएगा सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन 0 प्लस सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन 0। तो ये आपका हो जाएगा 2 एप्सिलॉन 0 सिग्मा प्लस सिग्मा, तो इसको लिख सकते हैं आप 2 सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन 0। अब 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि E बराबर आ जाएगा आपका सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0। यानी अगर दो प्लेटें हैं आपकी, अगर दो प्लेट है और एक धन आवेशित है और दूसरी ऋण आवेशित है, उनके बीच जो कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी E बराबर होगा सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0। ये जो हो जाएगा उसके बीच की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी।
ठीक है। अब देखिए ये तो आपका दोनों के बीच का जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई, लेकिन अब P1 पे, यानी कि अब आ जाइए भाग P1, यानी कि ये जो P1 है तो यहाँ पे भाग P1 में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो यहां भी आपका E बराबर हो जाएगा EA प्लस माइनस EB, EA प्लस माइनस EB। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे EA की दिशा इधर है और EB की दिशा जो है इस साइड, यानी कि एक को आपको माइनस लेना होगा, क्योंकि परिमाण में दोनों जो है देखिए यहाँ पे बराबर है, दोनों का परिमाण बराबर है, बस दिशा अलग है, तो यहाँ पे एक को माइनस में ले सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन 0 माइनस सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन 0, ये कट के आपका हो गया 0, यानी कि दो पहले जो आपका भाग P1 है, यानी कि पहले प्लेट के बाहर जो कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो कितनी होगी? 0 होगी। फिर इसी तरह से P3 में निकाल दीजिए, भाग P3 में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। तो यहां भी यही कंडीशन होगा, यहां भी आपका हो जाएगा EA प्लस माइनस EB। तो देखिए EA सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन 0 माइनस सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन 0, यहाँ भी कट के आपका E बराबर क्या हो जाएगा? 0। अब देखिए यहाँ पे EA की दिशा इधर है और EB की दिशा इधर है, अगर EA को हम प्लस में लेते हैं तो EB को हमको माइनस में लेना होगा, क्योंकि दोनों की जो दिशाएं हैं वो में जो है उसमें अंतर है। तो फिर हमारा अगला टॉपिक है एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यानी कि अगर कोई गोलीय कोश हो जो एक समान रूप से आवेशित हो तो उसके कारण जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। तो ये जो गोलीय कोश होगा आपका वो 3 तरह से हो सकता है, यानी ये जो फार्मूला निकलेगा वो 3 चीज़ों के लिए यूज हो सकता है। पहला, अगर वो चालक अथवा अचालक धातु, और या तो वो ठोस धातु। ठीक है, तो ये जो फार्मूला होगा आपका 3 चीज़ों के लिए होगा कि चालक अथवा, यानी कि जो आपका धातु का गोला हो या तो चालक हो या अचालक हो, या ठोस धातु का हो और चालक हो, यानी कि धातु जो हो ठोस हो और चालक हो। लेकिन अब यहाँ पे देखिए क्या है, एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोश। पहले जानेंगे गोलीय कोश क्या होता है। कि गोलीय कोश का मतलब होगा कि गोला भी हो और अंदर से खोखला हो, ठीक है, यानी कि अंदर से खाली हो और गोला हो तो उसको बोलेंगे गोलीय कोश। अब ये गोलीय कोश जो होता है, यानी कि इसकी सहायता जो हम फार्मूला निकालेंगे वो आपके लिए 3 तरह से यूज हो सकता है। यानी कि अगर गोलीय कोश चालक हो या अचालक, यानी कि चालक धातु का हो या अचालक धातु का हो, यदि ठोस हो तो वो चालक हो। अब देखिए यहाँ पे हम एक गोलीय कोश बना लेते हैं, ठीक है, ये मान लेते हैं गोलीय कोश है और ये इसका केंद्र है O, इसकी त्रिज्या R है, कैपिटल R है, ठीक है, यानी कि R त्रिज्या का हमने एक गोलीय कोश बनाया है जिसका केंद्र O है। केंद्र O से R दूरी पर एक बिंदु P है और यहाँ पे हमको, यानी स्मॉल r दूरी पे एक बिंदु P है और यहाँ पे हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना है। ये जो है आपका एक चालक है और इसको हमने धनावेशित किया है। ये जो आपका गोलीय कोश है इसको धनावेशित किया गया। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि यदि कोई भी चालक होता है और उसको आवेशित किया जाता है तो उसका जो संपूर्ण आवेश होता है वो उसके पृष्ठ पे आ जाता है, यानी कि ऊपर आ जाता है, अंदर कोई आवेश नहीं होगा। याद रखिएगा कि जो आपका कोश होगा, चूँकि कोश अंदर से तो खाली होगा,
तो इसलिए अंदर जो होगा कोई आवेश नहीं होगा, टोटल आवेश जो होगा उसके पृष्ठ पे आ जाएगा। ठीक है, अब इस आवेश के कारण P पे जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी उसकी गणना हमको करना है। अब पहले की तरह ही हम अब इस बिंदु P से एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना कर लेते हैं। यानी यहाँ पे हमने एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना की है जो आपका वृत्त है। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि गॉसियन पृष्ठ क्या होता है। गॉसियन पृष्ठ का मतलब होता है कि ऐसा पृष्ठ जो बंद हो, यानी कि जो बंद आकृतियां हैं उसी का पृष्ठ जो होगा आपका गॉसियन पृष्ठ होगा। तो या तो गोला ले लीजिए, गोला हो गया, शंकु हो गया, बेलन हो गया, तो बंद आकृतियों को गॉसियन पृष्ठ कह सकते हैं। तो ये जो रहा आपका गॉसियन पृष्ठ है, ठीक है, और ये जो हमने लिया है वो गोलीय कोश है। ये हमारा गॉसियन पृष्ठ है और ये जो है गोलीय कोश है। इस P बिंदु पे हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना है। और दूसरी चीज़, दोनों जो वृत्त हैं आपके सनकेंद्री हैं। सनकेंद्री का मतलब होगा कि दोनों का केंद्र जो है O है, यानी कि दोनों O से ही खींचे गए हैं। ये आपका गोलीय कोश भी और ये गॉसियन पृष्ठ भी, दोनों का केंद्र जो है O है। ठीक है, अब पीछे की तरह ही हम इस बिंदु P पर एक छोटे क्षेत्र की कल्पना कर लेंगे। ये जो बिंदु P है यहाँ पे हमने एक छोटे क्षेत्र की कल्पना कर ली जिसका क्षेत्रफल है ds। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम गॉसियन पृष्ठ पर एक छोटे ds क्षेत्रफल वाले पृष्ठ की कल्पना किया गया है। ठीक है, यानी ये जो आपका गॉसियन पृष्ठ है इसमें हमने एक ds पृष्ठ की कल्पना की है। अब देखिए, अब ds पृष्ठ पर हमको कितने फ्लक्स गुजरेंगे। अब यहाँ से जो है आपका जो धन, चूंकि ये गोला जो है गोलीय कोश जो है धन आवेशित है, तो इसके कारण इसमें से कुछ फ्लक्स गुजरेंगे। तो ds पृष्ठ से गुजरने वाले फ्लक्सों की संख्या लिख लीजिए, यानी कि ds पृष्ठ से गुजरने वाले फ्लक्सों की संख्या। अब चूंकि जो आपका पृष्ठ है वो बहुत ही छोटा है, पृष्ठ जो है बहुत छोटा है, तो इसलिए यहाँ पे जो फ्लक्स गुजरेगा उसकी मात्रा भी कम होगी। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे d5 फ्लक्स जो है वहाँ से गुजर रहा है, तो ये हो जाएगा E इंटू ds। ये हो जाएगा ना, यहाँ पे E और ds हो जाएगा। अब आगे देखिए, d5 बराबर हो गया आपका E इंटू ds, यहाँ पे डॉट रहेगा। अभी तक हमने इस छोटे पृष्ठ की बात की थी, यानी कि सिर्फ इस पृष्ठ से होकर जाने वाले जो फ्लक्स निकल रहे हैं। लेकिन यदि पूरे पृष्ठ से हमको फ्लक्स की संख्या बतानी कि पूरे पृष्ठ से कितना फ्लक्स निकलेगा, तो क्या करना होगा, इसी तरह से बहुत सारे छोटे छोटे पृष्ठों की कल्पना करनी होगी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अगर पृष्ठों की कल्पना करेंगे तो वो हमारे लिए ज़्यादा उपयोगी नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, हम दोनों का जो है समाकलन कर देंगे, दोनों पक्षों का समाकलन कर देंगे। जब इसका समाकलन करेंगे तो चूंकि ये जो छोटे पृष्ठ के लिए था और बड़े पृष्ठ के लिए फ्लक्स की संख्या मान लेते हैं कि फाई है, और ये आपका हो जाएगा E ds cos थीटा। अब यहाँ पे आ जाइए, देखिए अब देखिए, चूंकि ये आपका धन आवेश है, तो जो धन आवेश का जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो हमेशा जो इसका विस्थापन सदिश होता है उसी की दिशा में होता है। तो इसका विस्थापन सदिश ये है आपका धन आवेश का विस्थापन सदिश।
तो विस्थापन सदिश ये निकला आपका, तो ये आपका हो गया वेक्टर ई, यानी कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा हो गई। और जो पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है वो भी पृष्ठ के लंबवत होता है, तो ये आपका पृष्ठ रहा, ये भी इसके लंबवत होगा, यानी कि ds, ये हो गया आपका वेक्टर ds। ठीक है, धनावेश भी लंबवत होगा और ds भी लंबवत है, यानी कि जो क्षेत्रफल सदिश है, जो क्षेत्रफल सदिश है वो भी लंबवत होगा, यानी कि दोनों एक ही दिशा में है। तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पे थीटा बराबर क्या हो रहा है, 0 अंश। और जब आपका थीटा बराबर होगा 0 अंश तो cos थीटा बराबर cos 0 का मान क्या होता है, 1 हो जाएगा। तो यहाँ से फाई बराबर हो जाएगा, ई जो है आपका बाहर, इसका मान तो 1 हो गया, cos 0 का मान ये हो गया ई डी एस। ई को हम बाहर ले सकते हैं, ये हो जाएगा, ठीक है, ई डी एस हो गया। अब देखिए डी एस का मतलब हो गया कि इस छोटे पृष्ठ का क्षेत्रफल, समाकलन जो है ds का अगर समाकलन कर रहे हैं, इसका मतलब हो गया, सॉरी ds का मतलब हो गया छोटे पृष्ठ का क्षेत्रफल। लेकिन अगर यहाँ पे समाकलन लग जाए तो इसका मतलब इसी तरह से पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल, यानी कि यहाँ पे जितने छोटे छोटे पृष्ठ बनेंगे सबको जोड़ दिया जाएगा, यानी कि पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल। और गोले का जो क्षेत्रफल होता है, यानी कि गोले का क्षेत्रफल, ये हो गया आपका गोले का क्षेत्रफल। तो गोले का क्षेत्रफल क्या होता है आपका, 4 पाई आर स्क्वायर, ये होता है गोले का क्षेत्रफल। गोले का क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, यानी कि फाई बराबर हो जाएगा आपका ई 4 पाई आर स्क्वायर। इसको मान लीजिए समीकरण 1, ठीक है। अब देखिए, अब गॉस के प्रमेय से फाई बराबर होता है आपका Q बटे एप्साइलम 0। गॉस थ्योरम पीछे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि उसमें फाई बराबर होता है Q बटे एप्साइलम 0। इसको मान लीजिए इक्वेशन 2, यानी कि समीकरण 2 हो गया हमारा। अब समीकरण 1 व समीकरण 2 से, अब देखिए यहाँ पे फाई बराबर है ई 4 पाई आर स्क्वायर और यहाँ पे क्या है Q बटे एप्साइलम 0। तो इन दोनों को हम बराबर में रख सकते हैं, ठीक है। या ई बराबर हो जाएगा आपका, ये नीचे आ जाएगा यहाँ से 1/Q बटे एप्साइलम 0 4 पाई आर स्क्वायर, यानी कि ई बराबर हो गया Q बटे 4 एप्साइलम 0 पाई 4 पाई एप्साइलम 0 आर स्क्वायर। ये हो गया जो है ई का मान हो गया, ठीक है। यानी कि ई बराबर क्या हो गया, Q बटे 4 पाई एप्साइलम 0 आर स्क्वायर। या इसको ऐसे लिख सकते हैं, थोड़ा सीधा करके लिख दीजिए, इसको आसान हो जाएगा। ई बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्साइलम 0 Q बटे आर स्क्वायर। ये जो है आपका ई का मान होगा। ई बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्साइलम 0 Q बटे आर स्क्वायर। यानी कि यदि कोई गोली कोष है, यानी कि कोई चालक गोली कोष है, उसके बाहर कोई बिंदु P है, तो बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो होगी E बराबर 1/4 पाई एप्साइलम 0 Q बटे आर स्क्वायर के बराबर होगी, ठीक है। अब थोड़ा इसको मान लिया जाए, हम लोग समीकरण 3 मान लेते हैं इसको, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा कंडीशन कर दिया जाए कि मान लीजिए कि जो बिंदु P है वो गोले के पृष्ठ पे है, यानी कि माना बिंदु P गोले के पृष्ठ पर है, यानी कि ये जो P है यहाँ पर है, ये जो P है यहाँ पे अगर ले लिया जाए, तो जब यहाँ पे लेंगे हम तो इन दोनों के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो ऐसी दशा में क्या हो जाएगा, R बराबर हो जाएगा R के, यानी कि गोले की त्रिज्या बराबर हो जाएगी उसके बीच जो आपका O और P के बीच की दूरी के। तो यहाँ पे रख देंगे R, तब आपका E बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्साइलम 0 Q बटे आर स्क्वायर। अगर आपका अंदर है, सॉरी, यदि आपका बिंदु P जो है पृष्ठ पे है तो आपका E बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्साइलम 0 Q बटे आर, कैपिटल आर स्क्वायर क्यों लिए, यानी कि गोले की त्रिज्या का स्क्वायर,
ठीक है। अब हमारी दूसरी कंडीशन है, अब देखिए हमारी दूसरी कंडीशन है कि यदि ये जो बिंदु P है वो गोले के भीतर हो, यानी कि मान लेते हैं कि P जो है यहाँ पे है, यानी कि यदि बिंदु P गोलीय कोश के अंदर हो, जब बिंदु P आपका गोलीय कोश के अंदर होगा तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि जो R होगा, यानी कि गोले की त्रिज्या जो होगी O और P के बीच की दूरी से ज़्यादा है, यानी कि R बड़ा, कैपिटल R बड़ा होगा स्मॉल r से। तो ऐसी दशा में जब यहाँ पे आपका बिंदु P आ गया तो यहाँ पे हमको एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करनी होगी, ठीक है। और इसी तरह से यहाँ एक छोटा पृष्ठ मान लेंगे। तो यहाँ मान लीजिए कि माना गोले के पृष्ठ के अंदर कोई छोटा पृष्ठ जिसका क्षेत्रफल ds है, ठीक है। यहाँ पे हमने एक छोटा पृष्ठ ले लिया, ये ds का। अब इस ds से जो आपके फ्लक्स निकलेंगे उनकी संख्या क्या हो जाएगी, तो ds से निकलने वाले फ्लक्सों की संख्या, तो चूंकि ds जो है आपका बहुत छोटा है तो वो आपका हो जाएगा d फाई। तो d फाई बराबर होता है E इंटू ds। अब जब इस पूरे पृष्ठ से की बात कर देंगे तो यहाँ पे इसका समाकलन कर देना होगा E डॉट ds। अब देखिए पूरे पृष्ठ की बात हो रही है इसलिए यहाँ पे फाई बराबर हो जाएगा E ds कॉस थीटा। अब जिस तरह से चूंकि इसी पे जहाँ पे बिंदु P था उसी लाइन पे हमने बिंदु P को पीछे कर दिया है बस, तो इसलिए यहाँ पे दिशा में कोई बदलाव नहीं आएगा, यानी कि जो क्षेत्रफल की दिशा होगी वही जो है आपके वेक्टर E की भी दिशा है, यानी कि जो कंडीशन यहाँ पे बन रही थी वही कंडीशन यहाँ पे बनेगी। इसलिए यहाँ पे थीटा बराबर क्या होगा 0, तो cos 0 का मान होता है 1। तो फाई बराबर आपका क्या हो जाएगा E ds। इसको लिख सकते हैं, E को बाहर ले सकते हैं, ठीक है। ds यानी कि ये जो हो जाएगा ds का समाकलन का मतलब हो गया कि पूरे गोले का क्षेत्रफल, तो पूरे गोले का क्षेत्रफल होता है 4 पाई r स्क्वायर, यानी कि फाई बराबर हो जाएगा E 4 पाई r स्क्वायर। ये हो गया। अब लेकिन गॉस प्रमेय से, तो गॉस के प्रमेय से आपका फाई बराबर होता है Q बटे एप्सिलॉन 0। अब यहाँ पे देखिएगा थोड़ा, अब यहाँ पे देखना, देखिए गॉस प्रमेय से क्या होता है, फाई बराबर होता है Q बटे एप्सिलॉन 0, लेकिन Q का मतलब हो गया कि आवेश, Q का मतलब आवेश, जो उसका कुल आवेश है। तो जो पृष्ठ है इसके अंदर हमने P को लिया है, तो इस यहाँ पे कोई आवेश नहीं है, क्योंकि मैंने आपको पहले शुरू में ही बताया है कि अगर कोई चालक है तो उसको आवेशित किया जाता है और वो खोखला है तो जो आपका आवेश होता है तो टोटल आवेश उसके पृष्ठ पे आ जाता है। यहाँ पे देखिए टोटल आवेश पृष्ठ पे है, इसके अंदर कोई भी आवेश नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे आवेश है ही नहीं, तो ये 0 हो जाएगा, 0 बटे एप्सिलॉन 0 यानी कि बराबर 0, यानी कि फाई बराबर क्या हो गया 0 हो गया। अब अगर यहाँ पे हम फाई का मान रखते हैं तो 0 बराबर क्या हो जाएगा आपका E 4 पाई r स्क्वायर, यानी कि E बराबर होगा 0। यानी कि यदि कोई भी बिंदु हम गोली कोश के अंदर लेते हैं तो वहां से जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो क्या होगी E बराबर 0, यानी कि कोई भी वैद्युत क्षेत्र की, वहां पे कोई भी वैद्युत क्षेत्र नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए, और इसमें जो भी कन्फ्यूजन हो, जो भी डाउट हो आपको, उसका जो है कमेंट ज़रूर कीजिए, जिससे मैं आपके डाउट को दूर कर सकूं। और यदि आप नए व्यूअर हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और साथ ही में बेल आइकन दबाना ना भूलिए, जिससे हमारी नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके।